हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एम के शर्मा MKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 16 और 17 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। और कहा जाए कि वास्तव में बहुत दिन से इंतजार लोग कर रहे थे कि कब परीक्षा हो। अब वो नज़दीक घड़ियाँ आ चुकी है और आप लोग दिन रात एक कर दीजिए। ये जो कम समय बचता है इसमें सिर्फ आप लोग रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर हल करिए, क्योंकि अब सेट पेपर हल करने से ही आपका कल्याण होगा। और कारण 30 क्वेश्चन में अगर आप लोग 28 क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 प्लस कर लेते हैं, तो समझो बहुत बेस्ट हो जाएगा। प्रयास करिए, बहुत कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। बस ये है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, और जब तक जुनून नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, वही जो 30 क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न आने की संभावना है, उसी के दृष्टिकोण के हिसाब से मैंने बनाए हैं प्रश्न। तो हम लोग हल कराते हैं। इसको पहले देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है कि सीटी और बीटी, देखो ध्यान देना कि सीटी बीटी जैसे दिया कि सीबीडीटी किस प्रकार के करों से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये किस करों से जुड़ा रहता है, तो ये व्यापार कर दिया है, सीमा शुल्क दिया है, आबकारी दिया है, आय कर दिया है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जो सीबीडीटी है कर, वो आय कर से है। ठीक है, आय कर से है। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भाग मिलता है किससे, आबकारी कर से भी मिलता है। राजस्व के बाद अगर देखा जाए तो आबकारी भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आयकर होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, दिया है कि भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है। निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है, तो चेयरमैन है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग जानते होंगे कि ये निचला सदन कब से आया है। अगर कभी ये किया जाए तो वास्तव में ये निचला सदन जो है वैदिक काल में हमें देखने को सबसे पहले मिला था, जिसे हम लोग अपर हाउस लोअर हाउस कहते थे। जो लोअर हाउस था वो हमारा निचला सदन था, जो अपर हाउस था वो हमारा उच्च सदन था, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो यही चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे भारतीय संसद में देखो, पहले भी वैदिक काल में यही चीज़ थी कि जो लोअर हाउस था वो बहुत पावरफुल होता था, वो किसी को राजा बना सकता था, राजा को हटा सकता था। आज भी यही चीज़ है कि जो निचला सदन है लोकसभा, यही पावरफुल है। तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना कि जो लोकसभा अध्यक्ष है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, दिया है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अब देखो गांधी जी का पूछ रहा है, तो गांधी जी के विषय में हमने पहले आप लोगों को बताया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले गए थे यहाँ से, इसके बाद कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1885 में होती है। गांधी जी जब 1893 में गए तो 1901 में ये पुनः भारत आए थे और ये कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में भाग लेकर और पुनः फिर चले जाते हैं। इसके बाद गांधी जी हमेशा के लिए भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ गए थे। और इसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन 1916 में लखनऊ में भाग लिया था, तो वहाँ पर अंकाचरण माजू में अध्यक्ष थे। इसके बाद गांधी जी 1900, देखो याद रखना 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वो अधिवेशन हो कहाँ रहा था, तो बेलगांव में हो रहा था।
बेलगांव यानी कि कर्नाटक में अधिवेशन हो रहा था। मात्र गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, और वो लखनऊ है, मद्रास है, बेलगांव है, कराची। तो ये बेलगांव है। बेलगांव ये कहाँ पर है तो याद रखना कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में गांधी जी एक बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला गवर्नर कौन था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला गवर्नर कौन था? अब यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड क्लाइव लगाएंगे। अगर ये पूछा जाता है भारत का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल शब्द लग जाए तब क्या लगाएं, वारिंग हेस्टिंग्स लगाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। वो किस अधिनियम के तहत बना था? 1833 अधिनियम के तहत। कब बना था? 1833 अधिनियम के तहत बना था। ये अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत कौन बना था? लॉर्ड हास्टिंग दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग यही बना था 1833 अधिनियम के तहत। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, याद रखना। भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर था। और यही अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर कौन था तो सी राजगोपालाचारी था। और यही अगर पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी याद रखना। ठीक है, तो चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग तैयार रहें, उसको अच्छे से करिए भाई। अगला प्रश्न दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। देखो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहां पर स्थित है? कालीकट दिया है, कोलकाता दिया है, नई दिल्ली दिया है, चेन्नई दिया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान नई दिल्ली में है। और एक चीज और जान लो, हायर एजुकेशन की परीक्षा देने जा रहे हो तो आप ये जान लेना कि ये निश्चित क्वेश्चन आ सकता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, इसको क्या इंग्लिश बोलते हैं, यूजीसी, तो कहां पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग याद रखना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। दिया है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अब देखो एक चीज और याद रखना कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। अब यहाँ पर लोक सेवा, देखो ध्यान देना, लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है संघ लोक, किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 315, 320, 325 और 335। तो ये प्रश्न हमने पहले भी आपको कराया है। तो अनुच्छेद 315 के अंतर भारतीय संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न फिर पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखिए। और मैंने आपसे पहले कहा है कि अनुच्छेद आप रट के जाइए। जैसे अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत आता है? आर्टिकल 52 के तहत, है ना। राज्यपाल कब आएगा? 153 से आता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के तहत आता है? 148। भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 76। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि राष्ट्रीय, बहुत अच्छा प्रश्न, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न। जयपुर में, लखनऊ में, पटना में या पणजी में? तो ये पणजी में क्या किया गया था? कहां किया गया था? तो पणजी लगाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जो था दाना को किस देश का नाम दिया गया? देखो दाना, दाना शब्द जान ही रहे आप, तो किस देश की देन है?
बांग्लादेश है, थाईलैंड है, कतर है, भारत है। तो किस देश ने दिया था? ये कतर ने। कतर एक बहुत छोटा देश है, उसी ने ये दाना शब्द दिया। ये चक्रवाती तूफान आया दाना, तो ये कतर का है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द माउंथ का सम्मान जीता है ना? तो कौन है ये भाई, बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका। ठीक, तो नाम से निकल रहा है कि कामिंडू मेडिस। तो ये कामिंडू मेडिस कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? श्रीलंका के। टी20 इंटरनेशनल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? बहुत अच्छा प्रश्न। किसने बनाया भाई है? सबसे ज्यादा बड़ा स्कोर किसने बनाया है? भारत दिया, पाकिस्तान दिया, इंग्लैंड दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया। तो देखो टी20 इंटरनेशनल जो क्रिकेट का स्कोर सबसे बड़ा था वो भारत का, दूसरा है ना, जो दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है वो भारत का हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, बहुत अच्छा प्रश्न, ये आ सकता प्रश्न। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले शब्द लगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखो पहला जब कोई चीज होती है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज दिया है, महबूब मुफ्ती दिया है, तकरीर खान दिया, उमर अब्दुल्ला दिया, फारूक अब्दुल्ला दिया। तो उमर अब्दुल्ला जो है ये जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं केंद्र शासित का दर्जा प्राप्त के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार पाए हैं? ठीक है, 2000 कब 24 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने पाया है? बताएं भाई। निहोन हिडानक्यो। तो देखो निहोन हिडानक्यो नाम काफी कुछ मिल रहा है, जापान दिया, रूस दिया, ईरान दिया, फिलिस्तीन। तो इस तरीके के नाम आपने देखा होगा, ज्यादातर जापान के मिलते हैं। किस देश के? जापान के। तो इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? देखो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल में उद्घाटन कहाँ किया गया है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न दिया है। नई दिल्ली दिया, दुबई दिया, बंबई दिया, लंदन दिया है। तो याद रखना कि ये दुबई में किया गया। कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 दिया है, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने स्वर्ण पदक जीता है भाई, बताएं। कौन है ये? दिव्यांशी है, आंचल सिंह है, तेजस्विनी है, वेदांगी कपूर है। तो ये किसने जीता है? बोलिए भाई। तो 14 का ए हो जाएगा, दिव्यांशी ने ये जो ISSF जूनियर 25 जो पिस्टल वाला है, मीटर पिस्टल वाला, तो ये किसने जीता है? तो दिव्यांशी ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न।
पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा। जब ये पूछा जाए किस 4 का पूछा गया है, ठीक है, तो 4 का ये असम में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? असम में 4 बायोगैस यूनिट का अभी अनावरण किया है पीएम ने, ठीक है, मोदी ने 4, ठीक है। हाल ही में जॉन हॉपफील्ड, कौन? जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। प्रश्न नंबर 16, रसायन क्षेत्र दिया है, अर्थशास्त्र दिया है, शांति में दिया है, भौतिक। तो देखो हाल में अभी दिया गया इनको है, हॉपफील्ड और जियोफ्री हिल्टन को दिया गया, किसमें दिया गया है भाई? बताइए इसको, कौन बताएगा? तो रसायन में दिया गया, अर्थशास्त्र में, शांति में, भौतिक यानी कि फिजिक्स, ये भौतिक में मिला इनको, ठीक है। तो ये भी प्रश्न अभी हाल का है, करंट का है, इस वजह से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, बिहार के किस जिले, है ना, बिहार के किस जिले में, है ना, ये जिला हो जाएगा, बिहार के किस जिले का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बताएं इसको, कौन सा होगा इसमें? कैमूर है, मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है। देखो ये कैमूर में किया गया। कहाँ पर? कैमूर में किया गया। गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था महात्मा। भागलपुर में आपको मालूम होगा पाल वंश का शासक धर्मपाल था, तो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के सहयोग से किया गया है? ठीक है, आईआईटी वाराणसी दिया, आईआईटी मुंबई दिया, आईआईटी दिल्ली दिया, आईआईटी खड़गपुर दिया। तो आईआईटी दिल्ली ने, ठीक है, ये जो क्लीन एनर्जी बनाई है तो आईआईटी दिल्ली, और इसमें जो आईआईटी दी गई हैं तो खड़गपुर सबसे पुरानी आईआईटी का दर्जा प्राप्त था, यही आईआईटी है। एमआईटी के तहत तर्ज पर, यानी कि अमेरिका से ये ली गई टेक्नोलॉजी, और पहला आईआईटी खड़गपुर में। और न्यूनतम अगर इसमें पूछा जाए कौन है, तो ये वाराणसी, ये बीएचयू को आईआईटी का दर्जा बाद में मिला, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बताइए भाई, 89वां है, 91वां है, 92वां है या 95वां? तो 92वां है, 92, यानी कि याद रखना ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, 92, ठीक है। अगला, क्लाउडिया शीनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली, शब्द लग गया, महिला राष्ट्रपति बनी हैं? ठीक है, तो याद रखना ग्वाटेमाला, फ्रांस, पनामा, मेक्सिको। तो ये कहाँ बनी है? मेक्सिको की, ठीक है। तो ये चीज है, क्लाउडिया शीनबाम कहाँ की बनी है? तो मेक्सिको देश की, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए भाई, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश अंबानी को, कुमार मंगलम को, कुमार स्वामी को, अभुदय जिंदल को? किसको किया गया? अभुदय जिंदल को। याद रखना इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अभी ये हाल में बनाया गया, नया अध्यक्ष बने हैं भाई, तो इस वजह अभुदय जिंदल, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए,
टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? 300, समझ लो, ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए भाई कौन सा होगा इसमें? 22 में कैंगिसो रबाडा दिया, जसप्रीत बुमराह दिया, टीम सऊदी दिया, कुलदीप यादव दिया। तो ये कौन बन गए हैं भाई? तो कागिसो रबाडा, कागिसो रबाडा, ये इन्होंने अभी 300 विकेट लिए हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। तो यानी कि बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 23, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? अब देखो 2024 को ईरानी खिताब जीता है। अब ये भी प्रश्न आपने देखा है, हो सकता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये देखो दिया, सौराष्ट्र दिया, मुंबई दिया, विदर्भ दिया, रेलवे दिया है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो ईरानी जो है ये कप 2024 को ये विदर्भ ने जीता। किसने जीता था? तो ये ईरानी जो विदर्भ ने जीता है। किसने? विदर्भ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? अभी कल के पेपर में दिया है, अभी फिर देख लेना, अभी हुई है, ये पिछला है। और अभी हाल में ये प्रश्न, अभी जो नया वाला आएगा तो वो तो अभी पूछा नहीं जाएगा। प्रश्न आएगा इसमें जो पूछा जाएगा वो पुराना ही वाला पूछा जाएगा, ठीक है। तो 2%, 3%, 4%, 5%, तो इसमें 3% की अभी वृद्धि की गई है, ठीक है। तो यही अभी पूछा जाएगा। अलग कल भी वृद्धि हुई है, कल वाला अभी करंट में इस वजह नहीं बताएंगे क्योंकि अभी ये पूछा नहीं जाएगा। अब ये प्रश्न पेपर तो तैयार हो चुके होंगे, अब वो नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उमर अब्दुल्ला को, मनोज सिन्हा को, सुरेंद्र कुमार चौधरी को, फारूक अब्दुल्ला का। तो सुरेंद्र कुमार चौधरी यानी कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और ये भी है कि ये भी जो है केंद्र शासित दर्जा प्राप्त होने के बाद ये पहले उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ दे कि केंद्र शासित का दर्जा प्राप्त के बाद पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? अब देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी कौन की गई हैं? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, नीतू डेविड और हरमनप्रीत कौर। तो नीतू डेविड को किया गया। किसको किया गया है? नीतू डेविड को। तेईसवीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई इसका कौन सा आंसर होगा? नरेंद्र मोदी होगा, एस जयशंकर होगा, राजनाथ सिंह होगा, पीयूष गोयल होगा। तो ये याद रखना कि ये जयशंकर ने किया था, ठीक है। जो ये एससीओ की बैठक हुई थी, एससीओ की जो बैठक हुई है इसका प्रतिनिधित्व किया था जयशंकर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? देखो आईफा अवार्ड है 2024 में, तो किस अभिनेत्री को मिला भाई है? देखो रानी मुखर्जी दिया, प्रियंका चोपड़ा दिया, ऐश्वर्या राय दिया है, शिल्पा शेट्टी।
तो ये रानी मुखर्जी को मिला है। किसको मिला है? तो रानी मुखर्जी को। ये क्वेश्चन ए वाला राइट होगा। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, इस वजह से इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो उत्तराखंड में आयोजित होंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का, ठीक है। और उत्तराखंड के विषय मैंने बताया था, एक डेट याद रखना, 1/9/15, इस तरीके से। यहाँ पर देखो, यहाँ नवंबर, ये भी नवंबर, ये भी नवंबर। अब यहाँ 2000 कर लो, 2000, देखो यहाँ 1 नवंबर का जो है, यहाँ से एमपी से टूट कर कौन बना था? छत्तीसगढ़ बना था, ठीक। 9 तारीख को कौन सा टूट बना? यूपी से उत्तराखंड बना था, ठीक। और 15 को कौन सा बना था? तो यहाँ पर बिहार, तो बिहार से टूटकर कौन बना था? झारखंड बना था, ठीक। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि यह भी कभी पूछा, देखो ये पहले तो बहुत बार आया, फिर भी अभी पूछ सकता है, तो इसको अभी याद रखना। तो उत्तराखंड ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, 30 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है डेविड बेकर, बहुत अच्छा प्रश्न है। डेविड बेकर डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्फर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये प्रश्न देखो अंतिम प्रश्न है, और ये भी प्रश्न चूंकि नोबेल पुरस्कार है, और ये पूछा भी जा सकता है कि डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और कौन है? जॉन एम जम्फर, 3 लोगों को। तो इस ऐसे प्रश्न को याद करने का एक तरीका आप लोगों को बताएं हम। जैसे देखो डेविड दिया है, डेविड, और यहाँ डेमिस दिया है, तो यहाँ डे से आ गया 2 शब्द, डे स्क्वायर हो गया। फिर इसके कौन है? जान, तो डेविड में जान है, यानी डे स्क्वायर में क्या है? जान। तो इस तरीके से कुछ कोडिंग बना के याद करेंगे तो हो सकता है आप लोग ना भूलें, और ये आ जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा? बी, ठीक है। अब कुछ आप लोगों को टिप्स बताते हैं कि वास्तव में कैसे हम लोग 30 प्रश्न कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक रणनीति बनाएं। जैसे इसमें रणनीति यही होना चाहिए कि इसमें देखो हिस्ट्री के भी प्रश्न, देखो कौन कौन से प्रश्न की हमें रणनीति बनानी है, जरा हम अभी बता दे रहे हैं आपको, और कैसे चलना है। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, और पॉलिटी को आप फोकस करेंगे, और जो इकोनॉमिक्स आएगा उसके जो डाटा करंट के हैं उसको आप देखिए, ठीक है। और इसके बाद इन्वायरमेंट से, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से भी प्रश्न आएंगे, कई प्रश्न पूछे आएंगे। और हायर एजुकेशन से आपके प्रश्न आएंगे, कई प्रश्न आएंगे। जैसे यूजीसी की स्थापना कब हुई, कोठारी आयोग कब आया, जितने शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, राधा कृष्णन आयोग का क्या संबंध था, इस तरीके के प्रश्न आप जरूर करके जाइए, देख लेना 100% आएंगे, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न हैं। और इसके बाद कथन कारण पर ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ ज़्यादा पूछे जाते हैं। और करंट वाला फोकस करना, जितने भी प्रश्न देखना है तो करंट के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग कुछ रणनीति बनाकर इसको करिए कि कम से कम 30 में 28 प्रश्न प्रयास करिए। और आर्टिकल्स मेन पढ़िए, जैसे 1 से 50 तक आर्टिकल याद होना चाहिए। इसके बाद जैसे कि हमने बताया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, सचिवालय, ये लोक सेवा आयोग, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, इनका भी याद करके जाना किस आर्टिकल्स के तहत आते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आर्टिकल्स के विषय में और हम बता देंगे। और ज्योग्राफी में भी याद करके जाना, ग्रहों से भी पूछ देते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन दूरी के क्रम में, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इतिहास में मैंने पहले आपको बताया था, जो एंशियंट का भी हम लोग जो मॉडल पेपर करा रहे हैं, अभी हम उसका
क्या नाम, कल हम चर्चा करेंगे मिडवल हिस्ट्री का भी करेंगे, मैराथन क्लास भी ले लेंगे, जिससे कि आप लोगों को पूरा इतिहास हम बता सकें, कि जिससे कि कम समय में आप लोग बहुत अच्छा कर सकें। ठीक है, तो एक मैराथन क्लास अभी हम जल्दी दोनों में एक एक ले लेंगे, एंशियंट में और मिडवल में, हो सकता मॉडर्न हिस्ट्री भी, उसको भी बताएंगे। ठीक है, और कैसी रणनीति बनाए हम लोग कि वास्तव में इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, टीजीटी पीजीटी है, और यहाँ पर आपका लेक्चरार वाला भी है ना, पीजीटी वाला, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो पेपर सॉल्व करने में होता क्या है कि जैसे जो गलतियाँ हो रही हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी। लोग क्या करते कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन पेपर नहीं सॉल्व करते, तो वही क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रयास करिए, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है अभी हाल में हमने देखा कि लोग सब्जेक्ट तो बहुत कर देते हैं, सब्जेक्ट तो उनका मान लो 70 प्रश्न है तो 65 तक लोग किए, 60 किए हैं, लेकिन जीएस की स्थिति बहुत खराब रही है। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर 70 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके अगर उधर हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन जीएस में हो जाए तो आपके सिलेक्शन के नज़दीक होंगे, लेकिन प्रयास करिए कि 70 में कम से कम 65 क्वेश्चन सब्जेक्ट में हो, और इधर भी करीब 24-25 क्वेश्चन सही होते हैं, तो आप ये समझो कि सिलेक्शन के पास पहुंच रहे आप हैं और हो भी जाएगा। ठीक है, तो प्रयास ऐसा करिए कि दोनों को मिला के चलिए, दोनों को मिला के चलिए, और कल हम लोग पेपर फिर सॉल्व कराएंगे और रणनीति बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग पुनः फिर एक जीएस की क्लास और मैराथन क्लास होगी। कल इतिहास में एंशिएंट के फिर पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल पुनः फिर।